हाय एवरीवन। तो आज से हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महा रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं और इस रिवीजन में हम लोग कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करेंगे और हम लोग वो सारे क्वेश्चन का बात करेंगे जो जेई 2026 में या नीट 2026 में आपसे पूछा जा सकता है। और ये मेरा आप लोगों से वादा है कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा अच्छे से रिवीजन कराऊंगा जिससे आप जेई और नीट में एक अच्छा स्कोर कर सके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वांटम नंबर। आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं कि क्वांटम नंबर आखिर कहा किसको जाता है। क्वांटम नंबर समझने के लिए आपको हम एक कहानी सुनाते हैं। अब सोचो, आप 90s के जमाने में जी रहे हो, ठीक है। 90s मतलब हम बात कर रहे हैं 1950 1960। उस टाइम पे आप कोई कॉलेज में हो और अगर आपको आपका हाल चाल बताना है अपने घर वाले को तो आप क्या करिएगा? सोचो, क्या करोगे? ऑब्वियसली व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम तो करेंगे नहीं, क्योंकि 90s के जमाने में मेरे पास में ना ही फोन था, ना ही व्हाट्सएप था, ना ही इंस्टाग्राम था, ठीक है। फोन कहीं कहीं पे था बट बहुत ज्यादा यूज नहीं होता था। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? चिट्ठी लिखोगे। अब एक बात बताओ जी, चिट्ठी आप लिखोगे तो क्या वो चिट्ठी अपने आप पहुंच जाएगा? ठीक है, आप बोलोगे सर हम पोस्ट ऑफिस में डाल देंगे, पहुंच जाएगा। अरे पोस्ट ऑफिस में भी अगर डालोगे और वहां पे कुछ एड्रेस नहीं लिखोगे तो क्या वो पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर वो चिट्ठी सही लोकेशन तक पहुंच जाए, ये चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चिट्ठी में करेक्ट एड्रेस डालना पड़ेगा और उसी एड्रेस के हेल्प से वो चिट्ठी वहां तक पहुंचेगा। एड्रेस में आप क्या बताओगे? आपका शहर कौन सा है, शहर में गांव कौन सा है, गांव में घर कौन सा है, ये सारा बात बताओगे तब तो वो चिट्ठी आपका घर तक पहुंचेगा ना। ठीक उसी प्रकार से अगर हमको किसी भी एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए भी हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का एड्रेस का जरूरत पड़ता है। तो क्वांटम नंबर बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। तो शॉर्ट में अगर हम बात करें, इन जनरल अगर आप बात करोगे क्वांटम नंबर है क्या, तो आप सिंपली हमको क्या कहोगे कि सर क्वांटम नंबर ना इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है। अब क्वांटम नंबर अगर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है तो इलेक्ट्रॉन का शहर गांव घर ये सब तो नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का सेल होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? सब सेल होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से स्पिन कर रहा है वो होता है। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्वांटम नंबर चार नंबर का सेट होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के ऊपर में बात करता है। तो पहला बात ये याद रखना, इन जनरल अगर हम बात करें तो क्वांटम नंबर बेसिकली चार नंबर का सेट होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या चीज के बारे में बात करता है? एड्रेस के बारे में बात करता है। और एड्रेस में वो क्या क्या बताएगा? एड्रेस में आपको बताएगा इलेक्ट्रॉन का सेल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का सबसेल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कौन सा है, और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ठीक है। तो क्वांटम नंबर में हम लोग क्या देखें, ये जनरल डेफिनेशन है और भी डेफिनेशन है। अब बस समझने के लिए हम बताएं कि क्वांटम नंबर हम लोग कहते हैं किसको है। तो सिंपली तुम क्या बोल सकते हो, क्वांटम नंबर बेसिकली चार नंबर का सेट होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या चीज के बारे में बताएगा? एड्रेस के बारे में बताएगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, यही सारा बात यहां पे लिखा हुआ है, पहला बात। ठीक है। अच्छा, क्वांटम नंबर से अगर आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता चल गया ना तो और क्या क्या बात आप बता सकते हो? ठीक है। आप ये भी बता सकते हो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन का सेल के बारे में पता चल गया तो आप एनर्जी नहीं बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। आप ये भी बता सकते हो इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है, ये सारा बात आप बता सकते हो क्वांटम नंबर के हेल्प से। तो देखिए, क्वांटम नंबर हम लोग कहते किसको है? क्वांटम नंबर का अगर हम बात करें तो क्वांटम नंबर बेसिकली सेट ऑफ फोर नंबर, यही बात हम आपको बताए थे, ये चार नंबर का क्या होता है? सेट होता है। और ये हम लोग को क्या चीज के बारे में आइडिया देता है? गिव्स अस आइडिया अबाउट एनर्जी। ठीक है। एनर्जी के बारे में बताता है, शेप, और क्या चीज के बारे में बताता है? ओरिएंटेशन। ठीक है। साथ ही साथ ये क्या के बारे में बताएगा? इलेक्ट्रॉन का स्पिन के बारे में भी बताता है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम इज नोन एज क्या? क्वांटम नंबर। ठीक है। या फिर जनरल शब्दों में अगर बात किया जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? बेसिकली क्वांटम नंबर, ठीक है, डिनोट्स एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम।
ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो तुम बोल सकते हो कि क्वांटम नंबर किसी भी एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने का काम करता है। अब एड्रेस में वो क्या क्या बता सकता है, तो अभी हम आप लोग को बताएं। एड्रेस में वो हम लोगों को बता सकता है इलेक्ट्रॉन का सेल कौन सा है। ठीक है, एड्रेस में हम लोग को बताएगा इलेक्ट्रॉन का सेल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का सबसेल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कौन सा है, और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का स्पिन कर रहा है। तो ये चार बताता है। चार क्वांटम नंबर है और चारों क्वांटम नंबर का काम अलग अलग है। एक क्वांटम नंबर आपको बताएगा इलेक्ट्रॉन का सेल कौन सा है, दूसरा क्वांटम नंबर आपको बताएगा इलेक्ट्रॉन का सबसेल कौन सा है, तीसरा बताएगा इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कौन सा है, और चौथा क्वांटम नंबर बात करता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन के ऊपर में। ठीक है, अब अगर हम क्वांटम नंबर का बात करें तो वो चार क्वांटम नंबर कौन कौन सा है, तो बाबू चार क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। साथ साथ एक बार आप लोग भी रिपीट कर लीजिएगा। क्या बोले हम, आपके पास में चार क्वांटम नंबर है और वो चार क्वांटम नंबर क्या क्या है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ठीक है, अब यहां से जो चार क्वांटम नंबर है ना, चार में से तीन क्वांटम नंबर जो है वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव हुआ है। ठीक है, वेव मैकेनिकल मॉडल में जो इक्वेशन था ना, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो साई वाला, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। इसी को हम लोग स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। तो जो आपका तीन क्वांटम नंबर है, चार में से तीन क्वांटम नंबर, वो इसी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके लाया गया है। जबकि जो चौथा क्वांटम नंबर है, जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है, उसको हम लोग आर्बिटररी ऐसे एज्यूम करके चलते हैं। तो हम क्या क्या बात बोले, आपके पास में चार क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। इसमें से पहला तीन क्वांटम नंबर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके लाया गया है, जबकि जो चौथा क्वांटम नंबर है वो आपका आर्बिटररी एज्यूम्ड है। अब यही सारा बात यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। अगर हम टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर का बात करें, ठीक है, किसका बात करें, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर का, तो अपने पास में टोटल चार क्वांटम नंबर है। ठीक है, क्या क्या बोले थे, देख लो। एक है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, तीसरा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा है आपका क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। बात क्लियर है, ठीक है। फिर हम आप लोग को यह भी बोले कि इसमें से जो चार क्वांटम नंबर है, आउट ऑफ दीज फोर क्वांटम नंबर, ठीक है, थ्री आर डिराइव्ड फ्रॉम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तीन क्वांटम नंबर जो है वो किससे डिराइव्ड है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। और वो तीन क्वांटम नंबर कौन कौन सा है, हम यहां पे टिक कर दे रहे हैं। कौन कौन सा क्वांटम नंबर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड है, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। जबकि आपका जो चौथा क्वांटम नंबर है ना, जिसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर कह रहे हैं, इसको हम लोग आर्बिटररी एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, यही बात यहां पे लिखा हुआ भी है, देखना ध्यान से। एंड द फोर्थ क्वांटम नंबर इज आर्बिटररी एज्यूम्ड। ठीक है, तो ये था तुम्हारा टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। अब एक एक करके हम लोग सारा क्वांटम नंबर का बात करने वाले हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना। और अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, उस कमेंट का तुरंत हम आपको सॉल्यूशन शॉर्ट्स के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में जरूर अपलोड कर देंगे। तो देखना ध्यान से। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर हम लोग बात करेंगे वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, आराम से बात को सुनो। क्या लिखा हुआ है उसको भूल जाओ, पहले मेरा बात सुनिए आप लोग। अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बात करूं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल लेटर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग को क्या क्या बताता है बाबू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का सेल के बारे में आइडिया देता है। ठीक है, अगर आपको यह पता चल गया ना कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, तो उसके हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी निकाल सकते हो और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी निकाल सकते हो कि वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है, यानी रेडियस कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको मेन मेन अगर बात किया जाए तो जो आइडिया लगता है वो सेल के बारे में आइडिया लगता है। ठीक है, अगर आपको सेल पता चल गया ना तो आपको एनर्जी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा और रेडियस आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, तो तीन बात अभी तक हम लोग बात किए हैं। पहला बात ये किए कि इसको हम लोग स्मॉल लेटर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा बात हम ये कर रहे हैं, ठीक है, कि ये क्या चीज के बारे में आइडिया देता है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन आखिर कौन से सेल में प्रेजेंट है।
तीसरा बात ये क्या बताता है, तो तीसरा बात हम लोगों को ये बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन का अगर हमको सेल पता चल गया तो हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं और रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो देखो पहला 2-3 पॉइंट यही लिखा हुआ होगा, एकदम बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर एन, स्मॉल लेटर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो इट गिव्स अस आइडिया अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हम लोग को इलेक्ट्रॉन का एनर्जी के बारे में बताता है। दूसरा क्या बताता है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्या, न्यूक्लियस इन एनी एटम। तो खुद सोचो ना, अगर तुमको सेल के बारे में आइडिया लग गया तो तुम एनर्जी भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो कि वो एटम, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितने दूरी पे है। अब ध्यान से देखना, अगर आपको एनर्जी निकालना है तो एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे, -13.6z² बाई n²। अब देखो ये जो n है यही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और z क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। और इस फॉर्मूला से जो आप एनर्जी निकालते हो ना, इस फॉर्मूला से जो आप एनर्जी निकालोगे उसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ रखे होगे बोर्स एटॉमिक मॉडल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस निकालना है न्यूक्लियस से वो कितने दूरी पे है, तो उसे हम लोग कहते हैं रेडियस, और रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 0.529n²/z, ठीक है। अब अगर हम यहां पे बात करें ना, ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है रेडियस का, इससे जो रेडियस का यूनिट आएगा वो एंगस्ट्रम में आएगा, और यहां से जो आपका एनर्जी का यूनिट आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। वापस से ये एन यहां पे बता रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एन वैसे ऑर्बिट को बताता है कि आखिर कौन सा ऑर्बिट का बात किया जा रहा है, ऑर्बिट यानी सेल, ठीक है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तुमको सेल के बारे में ही आइडिया लगता है। अगर हम बोल दिए n का वैल्यू 1 है, मतलब ये बात कर रहा है फर्स्ट सेल का या फिर k सेल का, इस तरह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कहने का मतलब क्या है कि n का जो वैल्यू हो सकता है वो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, इस तरह से होता है, ये पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू पता है, यानी आपको पता है कि सेल कौन सा है, तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि उस गिवन सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि किसी भी गिवन सेल या फिर ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2n² रह सकता है। साथ ही साथ हम शुरुआत से बोलते आ रहे हैं कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से आप सेल के बारे में भी बता सकते हो। और सेल के बारे में कैसे पता चलेगा, अगर कहीं पे n का वैल्यू 1 दिया हुआ है, दैट मींस इट इज इंडिकेटिंग के सेल। ये कौन सा सेल के बारे में बात कर रहा है, तो के सेल के बारे में बात कर रहा है। अगर n का वैल्यू 2 है तो ये कौन सा सेल होगा, एल सेल होगा, ठीक है। n का वैल्यू अगर 3 है तो कौन सा सेल होगा बच्चों, एम सेल होगा, ठीक है। n का वैल्यू अगर 4 है तो कौन सा सेल हो जाएगा, एन सेल होगा, इस तरह से एंड सो ऑन। बात समझ आया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से सेल के बारे में आइडिया लगाते हैं, और सेल के बारे में आइडिया लगने के बाद हम लोग यहां से एनर्जी भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं, सारा कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सारा बात था किसके ऊपर में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर में। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम एक और डाटा निकाल सकते हैं। अगर आपको n का वैल्यू पता है तो आप ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो। और अगर हमको ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है, अगर हमें क्या निकालना है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है nh/2π। क्या होता है, nh/2π। अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पे n, h और पाई जो है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, इन तीनों कांस्टेंट के जगह में एक नया कांस्टेंट देते हैं जिसको हम लोग h बार या h कट कहते हैं। यानी अगर हम बात करें तो यहां से जो आपका nh/पाई दिख रहा है, ठीक है, अगर हम, सॉरी उल्टा हम बोल दिए, h
2 और पाई जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो ये तीनों कांस्टेंट के जगह में हम एक नया कांस्टेंट देंगे, यानी h/2 पाई को एक नया कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, जिसको हम लोग h कट या h बार कहते हैं। यानी ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालने का ये भी फॉर्मूला हो सकता है nh कट। क्या हो सकता है? nh कट। तो ये दो फॉर्मूला याद रखना ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालने का, आइदर nh/2 पाई या फिर nh कट। बात क्लियर है? ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक बार मेरे साथ साथ रिपीट कर लो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग को किसके बारे में आइडिया लगता है? इलेक्ट्रॉन के सेल के बारे में। साथ ही साथ हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी बता सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बता सकते हैं। स्मॉल लेटर n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है। और अगर हमको n का वैल्यू पता है तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि किसी भी गिवन सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और किसी भी गिवन सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? 2n²। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर हम n = 1 ले ले, यानी k सेल, यानी कौन सा सेल का बात कर रहे हैं? k सेल। इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? तो n का वैल्यू को 1 रख दो, यानी 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर हम n का वैल्यू 2 रख देते हैं, ठीक है, यानी कौन सा सेल का बात कर रहे हैं? l सेल का। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? सोचिए ना, 2 × 2 का स्क्वायर यानी 4, तो कितना हो जाएगा? 8। यही तो हम लोग को भी पता है। ठीक है। तो किसी भी गिवन सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो इसके लिए यही प्यारा सा फॉर्मूला होता है 2n²। और अगर आपको ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, nh/2 पाई। n वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी बच्चे को h में दिक्कत है तो h रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट को, प्लैंक्स कांस्टेंट को। ठीक है। और पाई तो सभी को पता है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? तो 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। ये भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा दिया जाता है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्वांटम नंबर। अब हम लोग बात करते हैं अपना सेकंड क्वांटम नंबर का, जिसका नाम है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखो, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल लेटर l से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला बात, इसको हम लोग दो और नाम से बुलाते हैं। इसको हम लोग सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के नाम से भी बुलाते हैं। इसको किस नाम से बुलाते हैं? सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के नाम से भी बुलाते हैं। साथ ही साथ इसको हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अब इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्यों बोला जाता है, अभी आगे चल करके आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। तो पहला बात ये याद रख लेना कि इसको स्मॉल लेटर l से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ये याद रखना, इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के नाम से बुलाते हैं। साथ ही साथ इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। ठीक है। सेकंड, जो आपका एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है ना, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू पे डिपेंड करता है, यानी ये इंडिपेंडेंट नहीं है। आपका एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, अगर ये जानना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर आप किस सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू का बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। और हर एक गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का उतना ही वैल्यू पॉसिबल है। अब इसका मतलब क्या है, पहले सारा स्टेटमेंट को समझो, एग्जांपल लेंगे, आराम से बाद में समझ में आ जाएगा। हम क्या बोले? हर एक गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का टोटल कितना वैल्यू पॉसिबल हो सकता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू के इक्वल। और वो जो वैल्यू होगा एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का, वो वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा? तो वो लाई करता है 0 से लेकर के n-1 तक। अब इसका मतलब क्या है, अभी हम एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल पेशेंस रखो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बात लिखा हुआ है, वो सारा बात को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। देखो, पहला लिखा गया है कि इसको स्मॉल लेटर l से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यही हम आप लोग को बताएं। दूसरा, ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट गिव्स आइडिया अबाउट सबसेल। ठीक है, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि किसी भी गिवन सेल में कितना सबसेल है। ठीक है, ये हम लोगों को
इलेक्ट्रॉन के सबसेल के बारे में बताता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहां पे देखो, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, तो एन के लिए, ठीक है, जो भी वैल्यू दिया हुआ होगा, एल हैज टोटल वैल्यू, ठीक है, एल ऑल्सो हैज टोटल एन वैल्यू। इसका मतलब क्या है अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है, एंड दैट वेरीज फ्रॉम, ठीक है, एल इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1। अब इसका मतलब क्या है, बात को समझिए, ठीक है। अगर मान लीजिए n का वैल्यू 4 है, तो l का टोटल कितना वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, तो l का टोटल 4 वैल्यू हो सकता है। इसी को यहां पे लिखा गया है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, l ऑल्सो हैज टोटल n वैल्यू। बात नंबर 1। दूसरा क्या बोला है कि वो जो टोटल वैल्यू आएगा ना एल का, वो वैल्यू कौन कौन सा होगा, तो इसके लिए आपको रेंज देखना पड़ेगा। और वैल्यू का जो रेंज होता है वो कहां से कहां लाई करता है, 0 से लेकर के n-1 तक लाई करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बात समझे, ठीक है। अब और हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक हम लोग टेबल बनाते हैं। अच्छा, टेबल बनाने से पहले एक और बात सुन लो। यहां पे हम बोले कि इससे आपको सबसेल के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलेगा हम लोग को सबसेल के बारे में, तो इसके लिए कुछ कुछ वैल्यू याद रखना। अगर कहीं पे भी एल का वैल्यू 0 आ रहा है, दैट मींस ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है। अब तुम कहोगे कि सर क्या हर एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, तो जवाब है हाँ, हर एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एल का वैल्यू 1 है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, पी सबसेल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी सबसेल को। अगर एल का वैल्यू 2 है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डी सबसेल को, डी सबसेल। और अगर एल का वैल्यू 3 है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ सबसेल। तो ये 3 बात 4 बात आप एकदम अच्छे से दिमाग में रख लेना, ठीक है। ये डायरेक्टली आपसे पूछा भी जा सकता है। अगर एल का वैल्यू 0 है तो वो कौन सा सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस सबसेल। एल का वैल्यू अगर 1 है तो वो कौन सा सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी सबसेल। या फिर आपसे अगर पूछ ले कि पी सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है, तो पी सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। डी सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है, 2। और एफ सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है, 3, ठीक है। तो ये सारा बात याद रखना। अब हम ये दो स्टेटमेंट के ऊपर में बात करने वाले हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट के ऊपर में हम लोग बात करने वाले हैं, इसका मतलब क्या है, चलो ठीक है। इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। यहां पे हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ एल, सॉरी वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। यहां पे लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ एल, टोटल वैल्यू ऑफ एल। यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ एल, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसेल। अब देखना हम लोग इलेक्ट्रॉन के करेक्ट एड्रेस तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। अब याद करो, अगर हम n का वैल्यू का बात करें, तो अगर n का वैल्यू 1 है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर n का वैल्यू 1 है तो l का भी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 1। बात नंबर 1। अब एल का टोटल एक वैल्यू है, वो वैल्यू कौन सा होगा, तो इसके लिए रेंज का बात करो, 0 से लेकर के n-1। तो n-1 करो, n का वैल्यू है 1, 1-1 करोगे कितना आएगा, 0। तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो वैल्यू कौन सा है बच्चा, 0। यानी फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल हो सकता है जिसका एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होगा, 0। अब अगर उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 है, मतलब ये कौन सा सबसेल को इंडिकेट कर रहा है, बहुत अच्छे, कौन सा सबसेल, एस सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये एस सबसेल कौन सा सेल का पार्ट है जी, फर्स्ट सेल का पार्ट है, तो इसीलिए हम यहां पे क्या लिख लेंगे, 1s, ठीक है। अब याद करते हो, पहला सेल में तुम कितना इलेक्ट्रॉन रखते हो, 2। वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन सा सबसेल में होता है, एस सबसेल में होता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल संभव है, एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। अब फिर से जवाब देना, ठीक है।
मैं सुन रहा हूं, आप लोग जहां पे भी बैठ करके ये लेक्चर देख रहे हो और जवाब दोगे तो मेरे तक वो आवाज आ जाएगा, मेरे पास वो पावर है। ठीक है, अगर n का वैल्यू 2 है तो बताओ l का टोटल वैल्यू कितना होगा? बहुत अच्छे, l का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। और वो दो वैल्यू कौन कौन सा होगा? अब बताओ ना, 0 से लेकर के n-1। तो पहले n-1 करो, 2-1 मतलब कितना होगा? 1। तो यहां दो वैल्यू होगा, एक होगा 0 और एक होगा क्या? 1। 0 मतलब कौन सा सबसेल? S सबसेल। और 1 मतलब कौन सा सबसेल? P सबसेल। अब ये S सबसेल कौन सा सेल का पार्ट है? सेकंड। तो यहां पे लिखोगे 2s। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये S सबसेल कौन सा सेल का पार्ट है? सेकंड सेल का। और ये यहां पे लिखोगे 2p। अब फिर से जवाब देना, ठीक है? याद करते हो सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 8। ठीक है, अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? कुछ S सबसेल में और कुछ P सबसेल में। अब आपको पता होगा कि एस सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है? 2। ठीक है, तो सेकंड सेल में जो तुम 8 इलेक्ट्रॉन रखते हो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में होगा और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन कौन सा सबसेल में होगा? पी। अब जोड़ लीजिए कितना होगा? 8। क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन के करेक्ट एड्रेस तक पहुंच रहे हैं? बिल्कुल पहुंच रहे हैं। अब अगर n का वैल्यू 3 हो गया बच्चों, तो l का भी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? l का भी टोटल वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब वो तीन वैल्यू कौन कौन सा होगा? गुड, 0 से लेकर के n-1, यानी 0, 1 और क्या होगा? 2 होगा। 0 मतलब कौन सा सबसेल? S। 1 मतलब P और 2 मतलब D। ये हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो ये S जो है वो कौन सा सेल का पार्ट है? 3। तो 3s, 3p और क्या लिखोगे? 3d। अब थर्ड सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? तो 2 इंटू एन स्क्वायर, यानी 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। अब वो 18 इलेक्ट्रॉन कहां होगा? एस, पी और डी सबसेल में। एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन कौन सा में होगा। अगर हम एस में बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपको एस सबसेल में मिलेगा। 6 इलेक्ट्रॉन पी में मिलेगा और डी सबसेल में मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो? 10 रख सकते हो। ठीक है, अब गिन लीजिए यहां पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक और बात आप लोग ध्यान दे रहे हो कि पहला सेल में एक ही सबसेल पॉसिबल है जो कि है 1s। अगर हम सेकंड सेल में बात करें तो दो सबसेल पॉसिबल है, 2s और 2p। जो पी सबसेल का शुरुआत है ना, वो कहां से शुरू हुआ है? सेकंड सेल से। तो ये भी आप लोग से पूछा जा सकता है कि पी सबसेल पहली बार कौन सा सेल में देखा गया था? तो पी सबसेल पहली बार सेकंड सेल में देखा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड सेल का, तो थर्ड सेल में अगर तुम बात करोगे तो थर्ड सेल में पहली बार कौन सा सबसेल देखा गया है? डी। डी सबसेल सेकंड सेल में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के टाइम कभी भी 1p नहीं आता है। शुरुआत कहां से होता है? 2p से, क्योंकि p सबसेल पहली बार सेकंड सेल से ही शुरू हुआ है। उसी तरह से जब d लिखना होता है तो पहला बार जब भी d लिखता है तो 3d लिखते हैं, 1d या 2d नहीं लिखते हैं। इसका रीजन क्या है? d सबसेल पहली बार कौन सा सेल से शुरू हुआ है? थर्ड सेल से शुरू हुआ है। अब आगे सुनिए, अगर n का वैल्यू 4 होगा तो अब ये तो तुम लोग ऑलरेडी मेरे को बता सकते हो, तो l का भी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। वो वैल्यू कौन कौन सा होगा? 0, 1, 2 और क्या होगा? 3। अब देखो, अगर यहां पे हम बात करें, ध्यान दो बिल्कुल, ठीक है? अगर l का वैल्यू 0 है मतलब कौन सा सबसेल? S। 1 है मतलब कौन सा सबसेल? P। 2 है मतलब कौन सा सबसेल? D। और 3 है मतलब कौन सा सबसेल? F। अब ये S सबसेल फोर्थ सेल का है तो यहाँ 4, 4, 4 और यहाँ पे भी क्या लिख लोगे? 4 लिख लोगे। ठीक है, अब आपको पता है फोर्थ सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? तो 2 इंटू एन स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन कहां पे हो जाएगा? एस में, 6 पी में, 10 डी में और बाकी यहां पे कितना होगा? 14। आप ऐड कर लो, 32 आ गया। हम पहले भी बोले थे कि इसके हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता सकते हो और देखो आप करेक्ट एड्रेस तक आप पहुंचने लगे हो। बात समझ आया? ठीक है, तो ये सारा बात था एजीमुथल क्वांटम नंबर का। अब वो स्टेटमेंट याद करो जिसमें आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, हम क्या बोले थे?
for a given value of n, L has total n value. For a given value of n, L has total n value, and value of L lies from 0 to n minus 1. 0 to n minus 1 यानी 4 minus 1 क्या होगा? 3 होगा. अब जो हम आप लोग को बता ही दिए थे पहले ही, एल का वैल्यू 0 हुआ तो एस सबसेल, 1 हुआ तो पी सबसेल, 2 हुआ तो डी सबसेल, 3 हुआ तो एफ सबसेल. ठीक है. अब ये सारा पॉइंट याद रखना. पी सबसेल का शुरुआत कौन सा सेल से होता है? सेकंड सेल से. डी सबसेल का शुरुआत कौन सा सेल से होता है? थर्ड सेल. और एफ सबसेल पहली बार कौन सा सेल से शुरू होता है बच्चा? एफ सबसेल पहली बार शुरू होता है फोर्थ सेल से. बात समझ आया? ठीक है. तो ये था. अब अगर हम बात करें तो एजिमुथल क्वांटम नंबर के हेल्प से आप एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हो जो कि है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. इसी वजह से इसको हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं. अब अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम. अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को शॉर्ट फॉर्म में OAM से रिप्रेजेंट करते हैं. किसे रिप्रेजेंट करते हैं? OAM. एंगुलर का स्पेलिंग गलत है. चलो ठीक है. अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है, अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 इंटू h/2π. ये आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है. अब आराम से किसी भी ऑर्बिटल के लिए या किसी भी सबसेल के लिए आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो. जैसे अगर हम बोले कि 2s के लिए बताइए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा. अब एक बात ध्यान देना, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो सबसेल के ऊपर में डिपेंड करता है. आप 2s बात करो, 3s बात करो, 4s बात करो, किसी भी s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा सेम होगा. अब बताओ एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? बोलो. गुड. 0. अगर एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू 0 होता है तो हमें पता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू h/2π. यही होता है ना. ठीक है. अब यहां पे सारा वैल्यू को पुट करिए. एल का वैल्यू कितना होता है जी? 0. 0 प्लस 1 इंटू h/2π. 0 प्लस 1 क्या होगा? 1. 1 इंटू 0 0, और इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. यानी 2s सबसेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है. ठीक है. या फिर किसी भी s सबसेल के लिए, ये बात हम लिख ही दे रहे हैं नोट करके. ठीक है. फॉर एनी s सबसेल, फॉर एनी s सबसेल, एनी s सबसेल, value of orbital angular momentum, value of orbital angular momentum is 0. ठीक है. चाहे 2s बोल दे, 3s बोल दे, 4s बोल दे. ठीक है. एक ही बात याद रखना, अपना एक ही होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू जो कि है 0. बात क्लियर है? ठीक है. अब यहां पे कुछ छोटा छोटा सवाल होगा. ठीक है. आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके. ठीक है. चलिए, आप लोगों ने उम्मीद है वीडियो को पॉज किया होगा और ट्राई कर लिया होगा. हम इसका आंसर बताते हैं, चेक करना कि आप लोग का सही आया है या नहीं आया है. अब देखो यहां पे इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम पहले ही आपको कैलकुलेट करके बता दिए थे, जो कि कितना होता है? 0 होता है. ठीक है. अब अगर हम 3p के लिए बात करें तो 3p का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करोगे? p सबसेल के लिए l का वैल्यू कितना था? याद करो. 1 था ना. था या फिर नहीं था? बिल्कुल था. अब अगर हम यहां पे बात करें, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फिर से फॉर्मूला यूज करो, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू h/2π. अरे हाँ या ना. चलो ठीक है. तो यहां से अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का बात करें तो एल का वैल्यू कितना रखोगे? 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू h/2π. अरे बोल, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना. चलो, तो 1 प्लस 1 अगर कर दिया जाए बच्चों तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 इंटू 1 आ जाएगा रूट
2h/2 पाई। ये तुम्हारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया p के लिए। अब देखो, कंफ्यूज मत होना, अगर आपको एग्जाम में 4p मिल जाए, 5p मिल जाए, ठीक है, ऐसे वैल्यू मत रखने लगना। एस के लिए याद रख लेना 0 होता है, बाकी आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको ये बता रहे हैं कि किसी भी पी सबसेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यही होगा। अब देखो यहाँ पे खेल कैसे करता है, कभी कभी ना आपको सॉल्व करने पे आंसर ये आएगा, बट ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपको, h/√2 पाई। क्या ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अब ये मत मैथ वाला दिमाग लगाने लगना कि नीचे में सर हम लोग रूट नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई, तुमको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आपको पता है ना एंट्रेंस एग्जाम का कहानी क्या है? आपको अगर नहीं पता है तो ये बात समझ लीजिए, एंट्रेंस इज नॉट सिलेक्शन प्रोसेस। बाबू, एंट्रेंस एग्जाम को जो हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के जैसा लेते हैं, नहीं होता है यार। एंट्रेंस एग्जाम ना बेसिकली रिजेक्शन प्रोसेस है। यहाँ से लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको रिजेक्ट करने के लिए हर तरह का पैतरा आजमाएगा। बट आप इनऑर्गेनिक मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत कुछ भी नहीं होने देंगे। आपका इनऑर्गेनिक को पूरा स्ट्रॉन्ग करने का, इनफैक्ट इनऑर्गेनिक नहीं, हम एक तरफ पैरेलली फिजिकल केमिस्ट्री का भी रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करेंगे। अभी पूरा जेई तक हम लोग पूरा रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट हम लोग ये भी स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस का सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल में जुड़े रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरा चैनल अभी थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि ये जो वीडियो है वो बहुत लोगों तक पहुंचे और उनको भी हेल्प हो पाए। तो चलिए वापस से टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से आप अगर हम 4D का बात करें तो एल का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो बोलो बोलो। SPD, एल का वैल्यू हो जाएगा 2। बहुत अच्छे। अगर हम इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने जाए तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला वही होगा ना, √L × L+1 × H/2 पाई। अरे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम बात करें बाबू लोग, एल का वैल्यू कितना रखोगे? 2, 2+1, ठीक है, 2+1 कितना हो जाएगा? 3, 3 × 2 क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा क्या? √6h/2 पाई। ये मेरा आंसर हो गया किसके लिए? 4D के लिए। 4D छोड़िए सर, आप 5D दीजिएगा, 3D दीजिएगा, सबके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √6h/2 पाई ही आएगा। इसी तरह से अगर मैं 5F का बात करूं तो 5F के लिए क्या होगा देखना, यहां पे L का वैल्यू वापस से कितना होगा? 3 होगा। चलो फॉर्मूला लगाओ, √L × L+1 × H/2 पाई। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें तो यहां से √3 × 3+1 × H/2 पाई। अब 3+1 हो जाएगा 4, √12H/2 पाई। तो एक तो ये हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 4, ठीक है, मतलब √12 को √4 × 3 लिखेंगे, लिखेंगे। ठीक है, देखो देखो देखो, समझो समझो समझो, हम जान रहे हैं तुमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। देखो, अगर हम बात करें 12 को, तो 12 को ऐसे लिखे 4 × 3, ठीक है, यहां पे आ जाएगा h/2 पाई, लिख सकते हैं। अरे ये 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे क्या? और 2 का स्क्वायर से, ठीक है, 2 बाहर होगा क्या? तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2√3h/2 पाई, यानी, ठीक है, देखो ये f के लिए है भाई, जगह नहीं था इसलिए ऐसे कर रहे हैं। बात समझे ना? ठीक है, जगह नहीं है इसलिए ऐसे कर रहे हैं। देखो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? एकदम लिखा जा सकता है। तो दूसरा तरीका से ऐसे लिख सकते हो। अब यहां से पीछे से एक बच्चा कहेगा सर 2 और 2 को काट ना दीजिए तो एक और वैल्यू मिल जाएगा। अरे काट रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, तुम लोग को केवल काटने वाला बात याद रहता है नहीं। ठीक है, 2 और 2 यहां से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा सर? √3h/पाई। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो एफ सबसेल है उसका वैल्यू इस तरह से भी आप लिख सकते हो,
वैल्यू को इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो। कभी कभी क्या किया है, कभी कभी क्या इनफैक्ट एमसीक्यू में पूछा भी जाता है कि चारों तीनों ऑप्शन तुमको दिया हुआ रहेगा और एक ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज। अब हम लोग जब एग्जाम में होता है ना तो क्या करते हैं, जल्दी 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 क्वेश्चन को बनाए, उसके बाद फिर फटाक से देखते हैं कि जो आंसर आया, देखते हैं ऑप्शन में, अरे भाई टिक करो आगे बढ़ो। ठीक है भाई, जब भी तुमको ऑल ऑफ दीज या बोथ ए एंड बी टाइप वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो एक बार जरूर बाकी ऑप्शन को चेक कर लेना, कहीं वहां पे तुम्हारे साथ में कोई गेम तो नहीं खेला है ना एग्जामिनर। ठीक है, और अगर तुम हड़बड़ी में ये सब क्वेश्चन को गलती करोगे ना, तो फिर भाई लालच है तुम्हारा, इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहिए फिर तुम लोग को। ठीक है, क्योंकि जानते हुए क्वेश्चन गलती होना, इसका मतलब 5 नंबर का नुकसान है। तो इस तरह से हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना, बाकी आराम से तुम कैलकुलेट कर ही सकते हो, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। समरी में हम यहां पे लिख देते हैं एस के लिए, यहां पे हम सबसेल लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। चलो बताओ, अगर हम सबसेल का बात करें एल के लिए, तो किसी भी एल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, 0। पी सबसेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, तो पी के लिए हम क्या बताए थे, हम भी भूल गए थोड़ा यार। पी के लिए क्या बताए थे, देखो √2h/, ठीक है, 2 पाई, √2h/2 पाई। आइदर वी कैन राइट इट एज, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो h/√2 पाई, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। और ये सब खेल एमसीक्यू में आपसे करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी सबसेल का, तो डी सबसेल के लिए क्या बताए थे, हाँ हाँ हाँ, √6h/2 पाई, ये बताए थे। और एफ के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या निकला है, √12h/2 पाई। अरे कोई दिक्कत है क्या, इसी को हम कैसे लिखना सिखाए थे, इसको लिखना सिखाए थे 2√3h/2 पाई। बात क्लियर है। और लास्ट, तुम इस 2 को ठीक उसी तरह से काटो जैसे तुम समझ रहे हो ना कौन काटा है तुम्हारा। चलो, तो यहां से आ जाएगा √3h/पाई। तो ये तीनों फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट जब एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम करना होगा ना, तो इस तरह से भी आंसर कर सकता है, मतलब या तो ये लिखा हुआ रहेगा ये या ये। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लेना सॉल्व करके। तो ये सारा कहानी था किसका, एज़िमुथल क्वांटम नंबर का। एज़िमुथल क्वांटम नंबर से एक और सवाल पूछा जाता है, हालांकि सवाल वो नहीं पूछा जाएगा, उसका जरूरत हम लोग को पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसके ऊपर में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि है वैल्यू ऑफ n+l। इसको हम दूध भात वाला क्वेश्चन में के कैटेगरी में डाल दे रहे हैं, तुम लोग तुरंत बना लेना, हम बताएंगे भी नहीं, एक आध क्वेश्चन हम बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करके कमेंट में आंसर जरूर कर देना भाई। इतना मेहनत से, देखो रात का भी 10-11 बज रहा है, पर हम आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखना और जरूर कमेंट में आंसर करना, और वीडियो को तो जरूर लाइक करना अगर यहां तक आ गए हो तो। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ n+l निकालने बोल रहा है। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन है ये, गुड, दूध भात वाला। तो ये दूध भात क्वेश्चन में n+l वैल्यू निकालिए। n का वैल्यू क्या है, अरे सबसेल के आगे जो नंबर है ना उसी को n कहते हैं, याद रख लेना। n का वैल्यू 2, और s सबसेल के लिए l का वैल्यू 0 होता है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 3, और यहाँ पे l का वैल्यू का अगर बात किया जाए तो p सबसेल है, तो p के लिए l का वैल्यू कितना होता है, sp 1 हो जाएगा। 3 + 1 कितना होगा, 4। आप लोग के लिए ये होमवर्क 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 और होमवर्क, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मैं आप लोग का कमेंट का वेट करूंगा। तो ये था तुम्हारा एज़िमुथल क्वांटम नंबर का कहानी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर, जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, फिर से भूल जाओ यार क्या लिखा हुआ है, वो तो समय बच जाता है इसी वजह से लिख करके आते हैं। ठीक है, वो बाकी यूट्यूब का टीचर के जैसा नहीं है कि हम स्लाइड आकर के पढ़ने वाले हैं, बात समझे ना। ठीक है, ये मेरा समय बचाने के लिए स्लाइड में लिखा हुआ रहता है, एल्स हम पूरा सारा कुछ लिख करके पढ़ा सकते हैं, हम वो नहीं है कि सिर्फ स्लाइड पढ़ करके चले जाएंगे। चलो खैर टॉपिक में आते हैं। अगर हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, तो इसको स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर से बोलो, स्मॉल लेटर m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या चीज के बारे में बताता है, ये ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल के बारे में बताता है।
पहला बात। और दूसरा ये भी बताता है कि किसी भी गिवन सेल सबसेल में कितना ऑर्बिटल है। जैसे आप लोग को पता होगा कि p सबसेल में 3 ऑर्बिटल पॉसिबल है, s सबसेल में 1 ऑर्बिटल पॉसिबल है, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है। ये आया कहां से? हवा में आ गया क्या? नहीं, ये सारा बात आपको कहां से पता चलता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आपको दो बात पता चलता है। कौन कौन सा पता चलता है सर? पहला पता चलता है ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, और दूसरा पता चलता है कि किसी भी गिवन सेल में टोटल नंबर ऑफ, किसी भी गिवन सबसेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या है। बात समझ आया? ठीक है, तो ये सारा कहानी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। अब आगे सुनिए। ठीक है, अगर हमको किसी भी गिवन सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, किसी भी गिवन सबसेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल हो सकता है, अगर ये निकालना है, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुक जाइएगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो अगर हमको उस गिवन सबसेल में कितना ऑर्बिटल है, ये अगर आपको पता लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुनिए ध्यान से। उसके लिए एक प्यारा प्यारा छोटा छोटा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? 12+1, जहां पे एल आपको क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एल आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा एजिमुथल क्वांटम नंबर को। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है ना, जैसे देखो, ये तो तुमको पता चल गया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो टोटल वैल्यू है वही बताता है कि उस गिवन सबसेल में कितना ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो ऑर्बिटल के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है ना, वो लाई करता है -L से लेकर के +L तक इंक्लूडिंग 0। अब ये सब क्या है, अभी हम एग्जांपल लेंगे, आराम से बात समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, तुम लोग बिल्कुल सही जगह आए हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अरे यार, चलिए फिर से हम वही कांड कर रहे हैं। देखो, पहला बात यही है कि इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? स्मॉल लेटर m से। ये बात अच्छे से क्लियर हो गया। दूसरा अगर हम बात करें, इट गिव्स अस आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द गिवन सबसेल। ठीक है, ओरिएंटेशन, और ये भी बताता है कि उस गिवन सबसेल में टोटल कितना ऑर्बिटल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ l। ठीक है भैया, जो m का वैल्यू है वो l के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, और फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, m कैन हैव टोटल 12+1 वैल्यू। और ये जो 12+1 वैल्यू है ना, यही आपको क्या चीज के बारे में बताएगा? यही बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी गिवन सबसेल, इन एनी गिवन सबसेल। तो किसी भी गिवन सबसेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में यही बताता है। बात क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे सुनो, जो यहाँ पे L का वैल्यू है ना, वो कहां से कहां लाई करेगा? तो L का जो वैल्यू है वो -L से लेकर के +L तक होता है इंक्लूडिंग 0। तो ये सारा बात आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में बोले ना कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का टोटल वैल्यू निकालिए, तब भी आप 12+1 वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। और अगर बोलेगा कि इस सबसेल में टोटल कितना ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, तब भी आप 12+1 वाला वैल्यू यूज कर सकते हो। बात क्लियर है? ठीक है, अब हम ये जो दो पॉइंट है इसको और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं बाय टेकिंग वन एग्जांपल। बिल्कुल ध्यान से आप समझिए। अब हम यहां पे क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ एल लिखते हैं। वैल्यू ऑफ क्या लिखेंगे? एल। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ एम, टोटल वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ एम। चलो अब ध्यान दियो। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो L का वैल्यू 0 ले लिया जाए। 0 का मतलब कौन सा सबसेल? ठीक है, गुड। 0 का मतलब है S सबसेल, S सबसेल। अब S सबसेल में टोटल ऑर्बिटल कितना हो सकता है, ये कहां से पता चलेगा? टोटल वैल्यू ऑफ M से निकाल लीजिए फॉर्मूला, 2 × L + 1, तो कितना हो जाएगा? 1। अब पीछे वाला एक बच्चा कह रहा है सर 2 × 0 2 होता है। अरे गधा, तुम पहले मैथ्स पढ़ करके आओ। 2 × 0 कितना होगा? 0। अब 2 × बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, 2 × 0 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहां से m का टोटल कितना वैल्यू हो गया सर? 1 वैल्यू हो गया। ठीक है, यानी S सबसेल में टोटल कितना ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकता है? 1 ऑर्बिटल हो सकता है। अब
उस एक ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? उस एक सबसेल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू के लिए वापस से आओ, -L से लेकर के +L तक इंक्लूडिंग जीरो। अरे भाई L का वैल्यू ही जीरो है, -0 + 0 कुछ होता है क्या? यानी इसका M का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो L का वैल्यू अगर 1 हो गया सर तो कौन सा सबसेल हो जाएगा? P सबसेल होगा। अब आगे देखो, ठीक है, P सबसेल के लिए टोटल M का वैल्यू निकाल लो तो पता चल जाएगा P सबसेल में टोटल कितना ऑर्बिटल है। अरे निकालो निकालो, 2 × 1 + 1, 2 × 1 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पहले से पता है P सबसेल में टोटल कितना ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल। अब उस P सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? तो P सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा -L से लेकर के +L तक इंक्लूडिंग क्या? जीरो। यानी -1 से लेकर के +1 तक और बीच में जीरो, तो वो तीन वैल्यू होगा, -1 0 और +1। इसी प्रकार से अगर L का वैल्यू 2 हुआ तो कौन सा सबसेल होगा? D सबसेल। अब D सबसेल के लिए टोटल M का वैल्यू निकाल लो तो तुमको पता चल जाएगा D सबसेल में कितना ऑर्बिटल है। अब ये मत कहना सर पहले से पता है। हमको पता है कि आप लोग को ये सब बात अच्छे से पता है, बट अभी हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं तो आखिर वो आया कहां से वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 × 2 + 1 दैट इज कितना हो जाएगा बच्चों? 5। 5 ही होता है। अब ये पांचों ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा सर? ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालते हैं। -L से लेकर के +L तक इंक्लूडिंग जीरो, यानी यहां पे आ जाएगा -2 -1 0 +1 और +2। क्या मजेदार बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर L का वैल्यू 3 हुआ तो कौन सा सबसेल हो जाएगा सर? L का वैल्यू 3 होने से ये हो जाएगा F सबसेल। बहुत अच्छे। ठीक है, अब अगर यहां पे हम बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा क्या? 3 × 2 + 1 = क्या हो जाएगा? 7। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 ऑर्बिटल होगा। हमको पता भी है एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होता है। 7 हो गया ना, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, एक और कर लो 7। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। बात क्लियर हो गया ना? ठीक है, +1 और क्या होगा? +1 +2 और +3। तो इस तरह से हम लोग को पता चलता है कि किसी भी गिवन सबसेल में कितना ऑर्बिटल हो सकता है। अब मान लो फ्यूचर में जो सबसेल आने वाला है, एफ के बाद में क्या आएगा? तुम्हारा बाल बच्चा पढ़ेगा यार। ठीक है, एफ के बाद मान लो जी सबसेल आया, उस जी सबसेल के लिए एल का वैल्यू ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? 4। तो बताओ उस जी सबसेल में टोटल कितना ऑर्बिटल होगा? ठीक है, वही फॉर्मूला यूज करो, 2 × 4 + 1, 4 × 2 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9। तो अगर मान लो फ्यूचर में ऐसे ही आते आते कोई एक सबसेल आया जिसका एल का वैल्यू 10 है, तो बताओ उसमें टोटल कितना ऑर्बिटल होगा? तो कैसे करोगे? 2 × L + 1, तो 2 × 10 + 1 21 ऑर्बिटल होगा। तो इस तरह से आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी जेई या फिर नीट फ्रेम करके दे सकता है कि एक हाइपोथेटिकल सबसेल है जिसका L का वैल्यू ये है, बताइए कि उसमें टोटल कितना ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो आप बताना, फॉर्मूला यूज करना, 2L + 1 आराम से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो चाहे आपसे पूछे कि इस गिवन वैल्यू ऑफ L के लिए M का टोटल कितना वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, तब भी आप 2L + 1 वाला फॉर्मूला यूज करना। या फिर अगर आपसे पूछ ले कि बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा इस गिवन सबसेल के लिए, तब भी आप 2L + 1 वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये था आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब एक बचता है अपना आखिरी क्वांटम नंबर जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। अब अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर का बात करें तो इसको स्मॉल लेटर एल से रिप्रेजेंट स्मॉल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग को बताता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में इन इट्स ओन एक्सिस। देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो दो तरह से घूमता है। पहला तरीका क्या है? ये न्यूक्लियस के ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि वो अपने एक्सिस में घूमता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर ये वाला के बारे में नहीं बताता है, ये बताता है अपने एक्सिस में कैसे घूम रहा है। अब वो दो प्रकार से घूम सकता है। आइदर ऐसे अगर घूमा तो क्या होगा जी? क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे ही घूमता है ना, तो क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या फिर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमको बताता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन के बारे में इन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है,
अब भाई दो ही प्रकार से तो रोटेट कर सकता है ना, आइदर ऐसे क्लॉकवाइज, आइदर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। यानी स्पिन क्वांटम नंबर का दो वैल्यू हो सकता है, एक क्लॉकवाइज के लिए और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है, अब यही सारा बात यहां पे लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान ध्यान से पढ़ो। पहला, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, स्मॉल लेटर एस से। दूसरा अगर हम बात करें, इट गिव्स अस आइडिया अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओन एक्सिस व्हिच कैन आइदर बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हेंस स्पिन क्वांटम नंबर हैज टू वैल्यू, दो वैल्यू होता है, एक को बोलते हैं +1/2 और दूसरा को बोलते हैं -1/2। ठीक है, +1/2 होता है क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए और -1/2 होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। तो यह बात भी हम यहां पे लिखते हैं कि आपका जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसका दो वैल्यू होगा सर, +1/2 और -1/2। +1/2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन, किसको, क्लॉकवाइज रोटेशन। चलो बहुत अच्छे। और -1/2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा सर। बात समझ आया, ठीक है। अब अगर आपको ऑर्बिट के अंदर में क्लॉकवाइज रोटेशन को दिखाना हो तो आप ऐसे दिखा सकते हो, फुल एरो, हेड पॉइंटिंग अपवर्ड्स। ये पहले हम लोग ऐसा रिप्रेजेंटेशन का यूज करते थे। बट अब जो आजकल रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है ना, वो इस प्रकार से, हाफ एरो और हेड ऊपर की तरफ। तो आप ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन को दिखा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज को नीचे और ऐसे ऊपर। सॉरी, ये भी कहां होगा, नीचे। तो मान लो कभी कभी ना, आज भी जेई या नीट में आपको कंफ्यूज करने के लिए ना, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए ऐसा फुल एरो का यूज करता है या एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसा फुल एरो का यूज करता है। तो अभी भी आप फुल एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ज्यादातर आपको ये दिखता है, ठीक है, हाफ एरो। ठीक है, बट ये रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाई दे सकता है। और याद है ना, ये एक लौता क्वांटम नंबर है जिसको हम लोग स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं किए हैं, इसको हम लोग आर्बिट्ररी एज्यूम करते हैं। ये बात भी मैंने आपको बताया था शुरुआत में। तो ये पूरा कहानी था किसका, क्वांटम नंबर का। अब पूरा पढ़ने के बाद बारी है कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन का। हालांकि क्वांटम नंबर से, जेई से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको हम अलग से एक सीरीज में कंटिन्यू करेंगे, बट आज हम लोग जो भी बात पढ़े हैं ना, उससे रिलेटेड कुछ छोटा छोटा सवाल कर लेते हैं। देखो, जैसे सबसे पहला सवाल, ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है, आप अगर पीवाईक्यू बना रहे होगे ना तो देखे होगे कि ऐसा क्वेश्चन ना जाने कितना बार पूछा गया है। ठीक है, और हर 1-2 साल में एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर को तुम मत देखना, वो +1/2 या -1/2 कुछ भी रहे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एन भी इंडिपेंडेंट होता है, कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है एन के लिए एल मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, और एल के रिस्पेक्ट में आपको एम डिसाइड करना पड़ता है। एन इंडिपेंडेंट है, बस इतना याद रखना, जीरो नहीं होना चाहिए, या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर एन कुछ भी है चलेगा भाई। ठीक है, उसके बाद एल को आपको किससे मैच करना होगा, एन से। ठीक है, मतलब एल जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, एन पे डिपेंड करेगा। और जब एम देखना होगा तो आपको देखना पड़ेगा एम किस पे डिपेंड करेगा, एल पे। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, which of the following set of quantum number is not possible, not possible यानी कौन संभव नहीं है, ये बोल रहा है। तो देखो n इज इक्वल टू 3, हम क्या बोले, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है भाई, नेगेटिव में नहीं है, फ्रैक्शनल में भी नहीं है, जीरो नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ n अगर 3 है तो l का वैल्यू क्या 4 आ सकता है, नहीं आ सकता है। एल का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर के n-1 तक होता है। एक बात अपने खोपड़ी में डाल लीजिए कि एल का वैल्यू जो है वो n से हमेशा छोटा होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब यहां पे ही ये मैच नहीं किया तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, और यही तो हमसे सवाल में पूछा भी था, और भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन पॉसिबल नहीं है, एक से अधिक वाला भी हो सकता है। n4, ठीक है, जीरो फ्रैक्शनल नेगेटिव ये सब नहीं है, मतलब n4 हो सकता है। ठीक है,
अब n अगर 4 है तो l का 4 वैल्यू संभव हो सकता है भाई। n 4 है तो वहां पे l का 4 वैल्यू दिख सकता है, 0 1 2 3, l 2 है, मतलब n 4 के लिए l का वैल्यू 2 आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें m का, किसका बात कर ले, m का। l अगर 2 है तो m का वैल्यू क्या होगा, माइनस l से लेकर के प्लस l तक ना, माइनस 2 से लेकर के प्लस 2 तक ना, या माइनस 3 बोल रहा है, क्या ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अरे क्रॉस कर रहे हैं मतलब यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे n5 चल जाएगा। n5 तो l का वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक कुछ भी हो सकता है, 2 मतलब सही है। l अगर 2 है तो m का वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस 2 से लेकर के प्लस 2 तक, अरे यहाँ प्लस 1 मतलब ये भी मैच कर गया, और s माइनस या प्लस 1/2 कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है ये पॉसिबल है, तो ये मेरा आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे बोला है नॉट पॉसिबल। अब बताओ n अगर 4 है तो l2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अब तो तुम लोग एक्सपर्ट हो गए यार, होगा। l अगर 2 है तो m का वैल्यू -2 हो सकता है कि नहीं, -2 से लेकर के +2 तक कुछ भी हो सकता है ना, तो ये हो जाएगा। स्पिन तो ऐसे भी देखना नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है, तो मेरा आंसर नहीं होगा। n2 तो l का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 और 1 दो वैल्यू पॉसिबल है, m भी 0 हो सकता है, ये भी मेरा पॉसिबल है। n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है, n और l ना ही बराबर हो सकता है ना ही, ठीक है, l का वैल्यू n से ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे बराबर हो गया, मतलब ये सेट भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा इस क्वेश्चन के लिए आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, a हो जाएगा, b हो जाएगा और g हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे बहुत बार सवाल में एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना कि पहला सवाल था। आगे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दूसरा सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर हैज ओनली पॉजिटिव वैल्यू। अब हम 4 क्वांटम नंबर आपको पढ़ाए ना, 4 क्वांटम नंबर में आपको बताना है कि कौन क्वांटम नंबर का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, कौन क्वांटम नंबर का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, ये आपको बताना है। बताओ, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक का माइनस में था, स्पिन भी माइनस में था, तो दो क्वांटम नंबर का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव में आता है, जो कि है n एंड l। हम शॉर्ट में लिखते रहे, आप लोग इसको पूरा लिख लेना, n मतलब प्रिंसिपल, l मतलब एजिमुथल। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे क्या बोल रहा है, विच क्वांटम नंबर कैन हैव नेगेटिव वैल्यू, कौन क्वांटम नंबर का वैल्यू नेगेटिव में आ सकता है, n कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, l का वैल्यू नेगेटिव में नहीं था, तो कौन कौन सा नेगेटिव में आ सकता है, m एंड s, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। बहुत अच्छे, आगे देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द क्वांटम नंबर कैन हैव वैल्यू इक्वल टू 0, कौन कौन सा क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 आ सकता है, तो दो क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 आ सकता है, और वो दो क्वांटम नंबर कौन कौन सा है बच्चा, एक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और दूसरा है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो ये दो क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 में आता है, मैग्नेटिक भी 0 में था और एजिमुथल के लिए भी, एस सबसेल के लिए l का वैल्यू 0 ही आता है। आगे नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द क्वांटम नंबर कैन हैव वैल्यू इन फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन, कौन क्वांटम नंबर का वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकता है, एक ही क्वांटम नंबर था अपना, जो कि क्या है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, क्या है बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ये हो गया। ठीक है, ये था कुछ सवाल। अब देखो, ऐसा भी आपको सवाल पूछा जाता है, ठीक है, हाउ मेनी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन थर्ड सेल, ये आप लोग को अगर जेई में पूछना होगा तो ऑप्शन में ये करके पूछ लेगा। ठीक है, तो थर्ड सेल में कितना ऑर्बिटल पॉसिबल है, हम डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, हालांकि अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली जाओगे तो बोलोगे थर्ड सेल बोला है सर, एन का वैल्यू 3 बोल देंगे, तो एल का भी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और वो तीन वैल्यू होगा 0 1 और 2 सर, 0 मतलब होगा s, ये मतलब p और ये मतलब होगा d। s में सर होता है एक ऑर्बिटल, p में होता है सर 3 ऑर्बिटल और d में होता है 5, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। इतना अगर हम करने लगे इस छोटा सा क्वेश्चन के लिए, तब तो लालच है हमारा जेई का प्रिपरेशन या नीट का प्रिपरेशन। ठीक है, हालांकि ये कॉन्सेप्चुअली सही है, बट आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लेना, कभी भी किसी भी गिवन सेल में आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल, एनी सेल
किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या होता है बच्चा पार्टी? एन स्क्वायर। अब एन यहाँ पे क्या चीज को बता रहा है बताओ ना? एन बता रहा है तुम्हारा वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। कौन सा सेल बोल रहा है? थर्ड सेल, यानी एन का वैल्यू क्या होगा? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 9। चाहे आप ऐसे लॉन्ग मेथड से जाओ या ऐसे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये थर्ड सेल था इसी वजह से ना। अब तुम सोचो ना, अगर बोल देता कि 10th सेल में बताओ टोटल कितना ऑर्बिटल है, एक पता चलता है छोटा सा क्वेश्चन के चक्कर में 50 मिनट लगा लिए हो तुम लोग। तो देखो, डायरेक्टली किसी भी गिवन सेल में अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना हो तो किसी भी गिवन सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का यही प्यारा सा फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। ठीक है, और एन स्क्वायर करोगे तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन बोला हुआ है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग n प्लस एल इज इक्वल टू 5। यानी टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है जिसका n प्लस एल का वैल्यू किसके इक्वल हो सकता है? 5 के इक्वल हो सकता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान देना। ठीक है, अब देखो, अगर हम यहां पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे n प्लस एल का वैल्यू किसके इक्वल मानने बोला है? 5 के इक्वल। और बोला है कितना इलेक्ट्रॉन है जिसका n प्लस एल का वैल्यू 5 के इक्वल आ सकता है, यही बोला है ना जी सवाल में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो 5 लाने का तरीका क्या हो सकता है? पहला मेथड ये हो सकता है कि हम n को क्या मान ले? 5, और l को 0 मान ले, तब भी 5 आ जाएगा। अगर ये कॉम्बिनेशन से तुम सबसेल का बात करोगे तो ये कौन सा सबसेल आएगा सोचो तो? L0 यानी S, ये तो 5S हो जाएगा। ठीक है, तो एक संभव ये हो सकता है। ये 5 लाने के लिए तुम ऐसे भी तो कर सकते हो ना, n का वैल्यू 4 और l का वैल्यू 1, तो ये क्या हो सकता है बताओ? 4p हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, तीसरा तो ये भी हो सकता है ना, n का वैल्यू को 3 और l का वैल्यू 2। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? 3d हो सकता है। नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब एक बच्चा ये भी कहेगा पीछे से, सर n का वैल्यू आप कर दीजिए यहाँ पे 4 और l का वैल्यू 2। ठीक है, सॉरी 5 करना है ना, 3 2 5। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू को वैसा तो 4 करना होगा ना, 4 और यहाँ पे 1 कर दीजिए। ठीक है, ये भी हो गया ना, उल्टा कर रहे क्या? n का वैल्यू 3, सॉरी n का वैल्यू को 2 कर दीजिए और l का वैल्यू को 3 कर दीजिए। सर इसमें भी तो 5 आ जाएगा ना। ठीक है भाई, एक बात बताओ, n और l का वैल्यू में हम आपको बार बार बता चुके हैं कि n और l का वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकता है और l का वैल्यू n से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो n प्लस एल 5 लाने का यही 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यानी n प्लस एल 5 टोटल 3 सबसेल के लिए हो सकता है। एक 5s के लिए हो सकता है, एक 4p के लिए हो सकता है और एक 3d के लिए हो सकता है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यही ना, तो बताओ ना यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 5s, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा? s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, p में कितना हो सकता है? 6, और d में कितना हो सकता है? 10। तो ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। क्या करना, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप देख लेना। ठीक है, जो भी n प्लस एल का वैल्यू है वो कितना तरीका से ला सकते हो। बस एक बात ध्यान रखना कि n और l में n l कभी बराबर नहीं हो सकता और l कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता है। जब तक l n से छोटा है तब तक वो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आप आराम से करते जाना, आराम से आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारा था आपका क्वांटम नंबर का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जो कि था क्वांटम नंबर, ये हम लोग पूरा खत्म कर लिए आज। क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज है उसका वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। बस फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। और आप ये बताना कि आपको क्वांटम नंबर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कोई डाउट है तो ये भी पूछना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी के आगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत दिन नहीं होने वाला है, तुरंत आएगा। ठीक है, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ। सभी को थैंक यू, बाय बाय।